बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त एहतजाज और लॉन्ग मार्च के मामले पर दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और एहतजाज के ऐलानात कर रहे हैं। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, लेकिन इमरान खान एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलानात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को एहतजाज और धरने के हवाले से अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे, जबकि दूसरी तरफ आज फिर इमरान खान ने इदारों पर तनकीद करने की रिवायत बरकरार रखी। उन्होंने कहा कि तमाम इदारों से कहता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करवाकर अपनी इज्जत करवाएंगे तो आप गलत फहमी में ना रहें। इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है और आज तक दुनिया की तारीख में मार कर किसी जालिम को इज्जत नहीं मिली, क्योंकि जो जुल्म करता है लोग उनसे नफरत करते हैं। वो चोर लोग हैं जिनके साथ बददयानतदार आदमी इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ है, जिसने उनके साथ मिलकर कम से कम 15,000 जाली वोट डलवाए हुए हैं। मैं सारे इदारों को आज कहता हूं, अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करके आप अपनी इज्जत करवा लेंगे, गलत फहमी में ना रहें। इज्जत अल्लाह देने वाला है। आज तक दुनिया की तारीख में किसी जालिम को इज्जत नहीं मिली। लोग नफरत करते हैं जब जो जुल्म करता है। जब सारे चोरों को छोड़ा जा रहा है, शहबाज शरीफ जैसे डाकू और इसके बेटे को बरी किया गया FIR केसेस से, जो भी जिम्मेदार है उनको शर्म आनी चाहिए। अब मुल्क के गद्दार हैं। तो सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि उनके दीगर पार्टी रहनुमाओं की तरफ से इदारों पर तनकीद का सिलसिला मुसलसल जारी है। माजी में फवाद चौधरी ने इदारों पर तनकीद करते हुए कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लग चुका है। हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को, कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को जो बदल जाएगी, ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें, आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। इस तरह से पॉलिसीज कौमें नहीं बनाती। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फैसला हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने अपना करना है, वो देख लें, उसके मुताबिक जो है वो हालात शेप अप होंगे। जबकि आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने भी इमरान खान को राज़ी करने के लिए इदारों को तनकीद करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज एक तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब चोर, काजी और चौकीदार इकट्ठे हो जाएं तो इस मुल्क में सरफरोशी की ज़रूरत है। जिस मुल्क में इंसाफ बिकता हो, जिस मुल्क में काजी, चोर और चौकीदार इकट्ठे हो जाएं, जिस मुल्क में आले शरीफ को डकैती, चोरी, बदमाशी की इजाजत हो, इमरान खान उस मुल्क में सरफरोशी की जरूरत है। पिंडी तैयार है। इमरान खान इस इतवार को इलेक्शन है, उसके बाद कॉल दो। कौम कॉल का इंतजार कर रही है। मैं खुद इमरान खान थक गया हूं इंतजार कर करके कॉल का। हैरत इस बात पर है कि इक़्तिदार इतनी अहम चीज़ है कि इसके लिए मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल भी पैदा करनी पड़े तो शायद इससे भी गुरेज नहीं किया जाए। और शेख रशीद साहब इससे कबल भी PTI कारकुनान और अवाम को इदारों के खिलाफ इश्तियाल दिलाते रहे हैं, लेकिन जब 25 मई को एहतजाज का वक्त आया तो नज़रों से ओझल हुए। जबकि आज इदारों पर तनकीद करने वाले इमरान खान माजी में इदारों की बड़ी तारीफ़ करते नज़र आया करते थे। जब तक तमाम फैसले उनकी मंशा के मुताबिक हो रहे थे तब कहा करते थे कि फ़ौज हमारी है, तमाम इदारे हमारे हैं। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। इतने इदारे मजबूत होंगे, मुल्क मजबूत होगा। फौज मजबूत होगी, हम आजाद हो सकेंगे। हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एसेट है, ताकतवर फौज। इसको हमें बचाना है, क्योंकि अगर पब्लिक के अंदर और फौज के अंदर फासले बढ़ते रहे जो बढ़ रहे हैं, तो इससे इवेंचुअली फौज को नुकसान और पाकिस्तान को नुकसान है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब में इमरान खान ने कहा था कि मुझे 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेर शाह सूरी से मुकाबला कर लेता। जबकि गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर एहसान इकबाल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान खान के
पाकिस्तानी तारीख के मजबूत तरीन वो वज़ीर आज़म के इख्तियारात थे और सुप्रीम कोर्ट भी उनके सामने बिल्कुल बेबस थी। जबकि PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा है कि जितनी पावर सिविल मिलिट्री सेटअप में बैलेंस के लिए ज़रूरी है उतनी ही इमरान खान के पास भी थी। उनके पास मिलिट्री सेटअप में बैलेंस ना कम थी ना ज़्यादा। दूसरी तरफ मसला ये भी है नाज़रीन कि इमरान खान की मकबूलियत में इतना इजाफा हो चला है कि इमरान खान का फॉलोअर हक़ाइक़ देखने और सुनने को तैयार ही नहीं है। और यही वजह है कि PTI के तमाम पार्टी रहनुमा एक दिन हक़ाइक़ पर मबनी बात करते हैं लेकिन दूसरे ही दिन अवाम की तनकीद के बाइस अपने बयान पर वजाहतें देते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही कुछ सदर मुमलिकत के साथ भी हुआ जब उन्होंने निजी TV को एक इंटरव्यू में कहा कि जब इमरान खान की हुकूमत गई तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। साइफर पर शुबहात हैं, इस पर तहकीकात होनी चाहिए, इस बात पर कायल नहीं कि साजिश हुई थी। जबकि गुज़िश्ता रोज़ एक निजी TV को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अपने बयान की वजाहत देते हुए कहा कि इमरान खान को 100% सच्चा मानता हूँ। इमरान खान का बयानिया भी सच्चा है। जब चेयरमैन PTI ने साइफर से मुताल्लिक़ मुझे ख़त लिखा तो मैं मुकम्मल तौर पर कायल था और अभी तक कायल हूँ। साइफर और गैर मुल्की साजिश से मुताल्लिक़ मेरा बयान गलत तौर पर पेश किया गया। मैं इस बात का कायल हूँ कि इमरान खान हुकूमत ख़त्म करने के लिए साजिश की गई। उन्होंने कहा कि दाएं बाजू का हामी हूँ, मेरे कुछ तासुबात हैं, मैं छोटा आदमी हूँ, बड़ी जगह पर आ गया हूँ, यहाँ होना डिज़र्व नहीं करता। PTI मेरा माजी है और मेरा मुस्तकबिल भी PTI होगा। हैरान कुन बात यह है नाज़रीन कि आइन के मुताबिक जब कोई शख्स सदर के मनसब पर फाइज होता है तो वो पूरे मुल्क का सदर होता है, सारी अवाम उसके लिए बराबर होती है, उसकी पार्टी पाकिस्तान होती है। लेकिन सदर मुमलिकत के बयान के मुताबिक उनकी पार्टी PTI है, उनका माजी भी PTI थी और मुस्तकबिल भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ होगा। तो क्या इस सोच के साथ वो दीगर जमातों के रहनुमा, कारकुनान और वोटर्स के साथ इंसाफ कर पाएंगे जो उनके ज़िम्मे हैं? क्या ऐसी सोच और बयान के बाद वो हक़ व बातिल का मार्का जिसको कहा जाता है, हक़ को हक़ और बातिल को बातिल कहने की जुर्रत कर पाएंगे? इसी पर मजीद बात करेंगे। रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका निहाल हाशमी साहब वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। सदर मुमलिकत तो पूरे मुल्क का सदर होता है निहाल हाशमी साहब, सारी आवाम उनके लिए एक जैसी होती है, लेकिन आरिफ अलवी साहब के बयान से आपको लगता है कि वो पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, सबके सदर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैदी साहब, ये हमारी बदकिस्मती है कि एक तो मनसब पे जब आदमी पहुंच जाता है तो उससे एहसास होता है कि उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। वज़ीर आज़म चलो किसी पार्टी का होता है, मगर वज़ीर आज़म भी उसे भी पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पे लोग जानते हैं और उन्हें सबको लेके चलना पड़ता है। मगर सदर का तो मनसब सियासत से बालातर होता है, वो रियासत की निगरानी करते हैं, वो हुकूमत के हेड नहीं होते हैं, वो रियासत के हेड होते हैं। और फिर आदमी जब हलफ ले ले तो हलफ की पासदारी करना लाजमी है। आरिफ अलवी साहब ने जो हालिया माजी में जो कुछ उन्होंने किया वो उनके हलफ के तकाजे पूरे नहीं करते। उन्होंने जिस तरह से PTI के एक कारकुन के तौर पे रोल प्ले किया, फिर वो अपने ज़बान से आगे गए, फिर पीछे आ गए और फिर ट्विस्ट करते रहे अल्फाज को, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई एक है जो अपना एक सिंबलिक पेश करे कि जी मैं था किसी पार्टी में मगर अब मेरी पार्टी पाकिस्तान है। चूंकि मैं रियासत का सरबराह हूँ, हुकूमत का सरबराह नहीं हूँ, ना मैं अपोजिशन का सरबराह हूँ, ना किसी पार्टी का सरबराह हूँ, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे उनसे चूक हो गई है। वो आज भी जब कहते हैं कि इमरान खान मेरा लीडर है, अभी आपका लीडर कोई नहीं है जनाबे वाला, अभी आपका लीडर कोई नहीं है। अभी आपका लीडर आईने पाकिस्तान है, आपकी जिम्मेदारी है, सदर पाकिस्तान आपका लीडर है जिसके अंदर आप हैं। आप खुद सदर पाकिस्तान के अंदर है तो आप पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। लेकिन निहाल हाशमी साहब, आप समझते हैं कि पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि साजिश नहीं हुई, फिर दूसरे इंटरव्यू में अगले ही दिन जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई और वो खुद इसका जिक्र कर रहे हैं अपने शो के दौरान, उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद की गई कि इमरान खान को धोखा दे दिया, उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया, मैं कैसे उसके ऊपर छुरा घोंप सकता हूं। तो अगले ही दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो कह रहे हैं कि जी कोई मैं इस बात पे कन्विंस हूं कि साजिश हुई है। तो पहले जो उन्होंने बयान दिया वो सदर की हैसियत से दिया, अगला बयान जो उनका आया तो क्या वो पार्टी एफिलिएशन उनकी जाहिर कर रहा है, पार्टी कारकुन की हैसियत से वो बयान दे रहे हैं? देखिए, पॉपुलर फैसले ना करें और इस तरह की बातें ना करें, वो उससे देखिए उनके पार्टी के अगर सेंटिमेंट को जख्म पहुंचता भी है, कोई तनकीद होती भी है तो उनको बर्दाश्त करना चाहिए पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि पाकिस्तान के सदर है, वो रियासत के सदर है, वो PTI के सदर नहीं। तो अगर कोई तनकीद करता है तो करे, आप हर को खुश तो नहीं कर सकते, मगर आपको वही करना है जो आपका किरदार कहता है, जो आईने पाकिस्तान कहता है, जो आपके सदारत का मनसब आपसे चीख चीख के कहता है कि आपको पाकिस्तान
पाकिस्तान के लोगों ने अपने सर पे, अपने ऊपर रियासत पे बैठाया हुआ है। तमाम पार्लियामेंट अपर हाउस, लोअर हाउस, तमाम असेंबलियां चारों सूबों की, वो आपको वोट डालती है, फिर आप जाकर के बनते हैं सदर पाकिस्तान, फिर आप हलफ लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप हलफ लेते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के रियासत की हिफाजत करूंगा, मैं किसी फरीक के साथ नहीं होऊंगा, मैं राजदारी को बरकरार रखूंगा, मैं किसी के डोमेन में नहीं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं हल्फ की पासदारी करूंगा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानता हूं। जब इतने बार आप ये बात करते हैं, उसके बाद अगर आप अपने हल्फ की पासदारी नहीं करते और राइट लेफ्ट पे आप खेल जाते हैं, हल्का सा भी खेल जाए, आपने अपने हलफ को डिफाई किया है। और पाकिस्तान का अलमिया यह है कि हर कोई हलफ लेता है कि मैं अपने डोमेन में रहूंगा, अपने जो सरकार का राय नुमाया वो अंजाम दूंगा, किसी राइट लेफ्ट में नहीं जाऊंगा, कोई कौमी राज फाश नहीं करूंगा, कोई साजिश में नहीं रहूंगा, और जो कुछ भी आएगा जिम्मेदारी से वो अदा करूंगा। मगर होता क्या है, उल्टा हो जाता है। तो अगर सदर पाकिस्तान अपनी हल्फ की पासदारी ना करे तो फिर पाकिस्तान में आप छोटे से छोटे अहलकार से ये तवक्को नहीं कर सकते हैं कि आप भी हल्फ की पासदारी करें। ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। तो मैं समझता हूं कि निहाल हाशमी साहब, ये तक कहा गया सदर मुमलिकत को कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जैसे फारूक लगारी थे वो साबित हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो क्या ये इन बातों का प्रेशर था? क्या सदर मुमलिकत ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाए, ये प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए जिसकी वजह से उन्होंने अपना बयान चेंज किया? देखिए, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान है, वो दोनों पार्लियामेंट पे आके खिताब करते हैं, वो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के रियासत के सदर हैं, और उनको तनकीद अगर कोई कर रहा है सोशल मीडिया पे या कहीं भी निजी तौर पे, तो उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए, और जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, जो रियासत के हक में बेहतर हो, उसको अदा करना चाहिए, उसके लिए डट जाना चाहिए, ना कि अपने किसी तनकीद से अपनी जात को बचाने के लिए आप रियासत को दांव पे तो ना लगाए ना, रियासत को बचाने के लिए अपने जात को दांव पे लगा दे। यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ हो गया है कि अपनी जात को बचाने के लिए रियासत को, उस मनसब को दांव पे लगा दिया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज़रा इमरान खान साहब की बात करना चाहूँगा मैं आपसे। इमरान खान के इदारों पर हमलों का भी सिलसिला जारी है, इदारों को बेजा तनकीद का भी वो निशाना बना रहे हैं रोज़ ही। आपकी हुकूमत इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? और क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान और उनके दीगर पार्टी रहनुमा आवाम को उकसा रहे हैं, मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं वो? जदी साहब, मैं क्या, आपको भी लगता है, पूरे पाकिस्तान को ये लगता है, जो भी इस मुल्क से, रियासत से प्यार करता है उसे ये लगता है आप अपोजिशन में रहे या हुकूमत में रहे, रियासत पाकिस्तान को मजबूत करना अपोजिशन का भी काम है जितना हुकूमत का काम है, और पाकिस्तान के रियासत को साथ मजबूत करने के साथ साथ इदारों को मजबूत करना। मेरे लगने से निहाल हाशमी साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आवाम के लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, फर्क तो पड़ेगा आपको लगने से, चूंकि आपको क्या ये लग रहा है, चूंकि आप हुकूमत में हैं, अगर आप हुकूमत में हैं तो इस तरह के बयानात जो आए रोज तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इमरान खान साहब इदारों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, रोज ही वो कोई ना कोई बात कर देते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है आपकी जानिब से? क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? अगर इदारों का तो मैंने नाम भी नहीं लिया था, मैंने तो जिक्र भी नहीं किया था, मैंने तो करप्ट लोगों को कहा था, तो हम पे पकड़ लिया गया, हमें कंटेम्प्ट में कर दिया गया, हमें जेल भेज दिया गया, तलाल चौधरी के साथ किया गया, दानियाल के साथ किया गया। इवन आप देखें जिस तरह से ये जो कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही, जितना जुल्म और जबर इमरान खान के दौर में अपोजिशन के साथ किया गया, हमारे दोनों एक्स प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाला गया, नवाज शरीफ साहब के पूरे खानदान में जेल में डाला गया, उनको बदनाम किया गया एक मनसूबा बंदी के तहत। सर, बात यह है कि आप तो कह रहे हैं कि आपने तो इदारों का नाम नहीं लिया, लेकिन इमरान खान साहब तो रोज बाकायदा नाम ले रहे हैं, इदारों को ललकार रहे हैं, तो अब भी अगर आपको और क्या एविडेंस चाहिए? फिर क्यों आप लोगों की जानिब से, क्या आप लोगों के हाथ बंधे हुए कोई कार्रवाई नहीं कर पाते आप, या अभी भी वो लाड में है? ये शो जैदी साहब, जरा प्लीज, आइन जो हक ये देता है, ना आपको देता है ना मुझे देता है, जिसको इख्तियार है शो मोटो लेने का उसे लेना चाहिए। और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज बहुत ठीक काम किया है कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट के लिए चले गए, इसलिए चले गए कि आपके सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, जब इस्लामाबाद को ये जला रहे थे, जब वहां पे एक अजीब सी कैफियत थी, पाकिस्तान का कैपिटल यरगमाल था, तो वहां पे उनको एक डिफाइंड प्लेस बता गया,
एक डेफिनेट डेस्टिनेशन बता दिया गया, उनके जिम्मेदारियां बता दी गई, और उसके बाद अगर वो फिर आगे कहते हैं कि आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, आप कोई बैरूनी कुव्वत है, ताकत है, किसके ईमा पे आ रहे, कौन आपकी चाबी हिला रहा है, आप पाकिस्तान के दारुल खुलाफा को क्यों मजरू करना चाहते हैं, आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पाकिस्तान का कोई दोस्त ये नहीं चाहेगा कि बैरून दुनिया और अंदरून मुल्क भी कोई ऐसा पैगाम जाए कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इस्टेब्लिश नहीं है, वो मजबूत पैरों पे नहीं खड़ी है, पाकिस्तान के इदारे मजबूत पैरों पे नहीं खड़े, पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम कमजोर हो गया है, तो फिर पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। पाकिस्तान के इंसाफ का निजाम अगर मजबूत होगा तो पाकिस्तान भी मजबूत होगा, क्योंकि फिर शेर और बकरी दोनों एक ही घाट में जाकर के पानी पी सकते हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। इमरान खान, लेकिन आपने सर आपने ये बात की कि सो मोटो के लिए हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली गई है, दरखास्त की गई है, लेकिन आज वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए PTI ने भी दरखास्त दायर कर दी है। मुझे बताएं सर, इमरान खान हुकूमत में थे तो आप लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए जाते थे, आप लोगों के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता था, जो काम इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ करता था वही काम अब आपकी हुकूमत में भी हो रहा है। इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, वो तो बाकायदा आपसे गिला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि झूठे केसेस मेरे ऊपर बनाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां मेरे लोगों की जा रही हैं, लोगों की नजरों से गिराने के लिए गलत वीडियोस भी निकाली जा रही हैं। सर सवाल सुनिए, सवाल सुन लें सर, सवाल सुन लें निहाल हाशमी साहब, सवाल तो सुन लें सर, सवाल तो सुन लें। मैं बता तो दूं आपको कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, फिर उसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। या मीडिया ग्रुप के हेड को गिरफ्तार किया गया? क्या हमारे दौर में किसी वाइस चांसलर को हथकड़ी लगा के पेश किया गया? क्या हमारे दौर में सहाफियों को गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया? क्या हमारे दौर में पब्लिकेशन हाउस के मालिकान को गिरफ्तार किया गया? तौर पर सियासी लोगों को तो गिरफ्तार किया जा रहा है ना। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज आजम स्वाति साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया? सर सुने तो निहाल हाशमी साहब, मेरी बात तो सुन लें। वो कहते हैं बाकायदा कि बरहना करके उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। सर जो काम उनके दौर में होता था वही काम आपके दौर में हो रहा है, तो फिर फर्क क्या रह गया है? हम इस चीज पे यकीन नहीं रखते हैं, हम इंसाफ पे यकीन रखते हैं। किसी को बरहाना नहीं किया गया है और ना ही करना चाहिए। ना किसी इदारे को ये इख्तियार हासिल है कि किसी शख्स की इज्जत, और अगर किया गया तो वो उसकी नोटिस लेना चाहिए वजीर दाखिला को। ये चीज पाकिस्तानी माशरा का कोई माशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये झूठ है, ये झूठ है। आपने देखा था जब शहबाज गिल साहब को रिमांड पे लाया गया तो वो व्हील चेयर पे आ गया और उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, और जब उनको कहा गया कि आपकी जमानत हो गई तो भाग के जा रहे थे। तो ये देखिए ना, आप सियासत में अदाकारी नहीं होती, सियासत में हक और सच बोला जाता है, सियासत में अपने मंशूर को बयान किया जाता है, अपने काम को बयान किया जाता है। अदाकारी करके सियासत नहीं होता, वो अदाकारी होती है। तो मैं ये समझता हूँ हमारे दौर में किसी पे जाली झूठे मंशियात नहीं रखे गए, किसी को चोरी के केस में नहीं पकड़ा गया, किसी को डकैती के। हाँ, अगर आप जुर्म करेंगे तो आप पे FIR कटेगा, फिर हम चोर को ना जाने देंगे ना डाकू को। हम माइक पे खड़े होकर के शहबाज साहब ने कहा किसी को कि हम ये चोर है, ये डाकू है, बगैर साबित किए नहीं कहा हमने। इनके दौर में जो कुछ हमारे साथ और अपोजिशन के साथ किया गया, जो कुछ मीडिया के साथ किया गया, जो कुछ टीचर्स के साथ किया गया, जो कुछ वाइस चांसलर के साथ किया गया, जो कुछ किसानों के साथ किया गया, तालिब इल्मों के साथ किया गया, फेडरल कैपिटल के क्लर्कों के साथ किया गया, असातिज़ा के साथ किया गया, खवातीन के साथ किया गया, अस्पताल और डॉक्टरों के साथ किया गया, हमने तो कुछ भी नहीं किया जनाब। चोर मचाए शोर, ये शोर मचा रहे हैं। लेकिन बात यह है ना निहाल हाशमी साहब के 2013 के इंतखाबात से पहले तो आपके भी बयानात रिकॉर्ड पर हैं ना। क्या कहा करते थे मियां शहबाज शरीफ के? मैं तो वो अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करता जो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए इस्तेमाल किया करते थे मियां शहबाज शरीफ के, सड़कों पर उनको घसीटूंगा, पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा उनसे। तो इस तरह से तो चलता है ना सियासत में, फिर तो सुलह भी आप लोगों की हो गई आज। देखिए, पब्लिक स्पीच एक और चीज होती है, और फिर हमने बहुत कुछ सीखा। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके भी बहुत कुछ सीखा। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल देखिए, सियासत एक साइंस है जिससे आप रियासत को चलाते हैं। हम सीखते हैं, हम एतराज करते हैं अपने अपोजिशन पे, हम तनकीद करने का हक रखते हैं और दूसरे भी हम पे तनकीद का हक रखते हैं। आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब भी इस वक्त सीखने के प्रोसेस में हैं निहाल हाशमी साहब?
वो भी तो सीख रहे हैं। नहीं, इमरान खान साहब तो गाली देते हैं, वो धमकियां देते हैं, वो अमली मुजाहरे करते हैं, वो फूल पौधों को जलाते हैं, वो अपने लोगों को तरकीब देते हैं कि फेटिया। आपने कभी नवाज शरीफ के मुंह से सुना कि इसको फेटी लगा दो, इसकी बेल्ट उतार दो, इसको मैं पकड़ के आईजी को फांसी दे दूंगा, उस एसपी को मारूंगा, उस जेलर को मारूंगा, उस इलेक्शन कमीशन को मारूंगा? कभी कहा नवाज शरीफ साहब ने? कभी भी नहीं कहा। एक प्राइम मिनिस्टर को, एक कौमी लीडर को ये जेब नहीं देता। ठीक है, अच्छा, इमरान खान साहब ने, निहाल हाशमी साहब, चूंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया तो मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपका कमेंट ले लूं। इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो बेख्तियार वजीर आजम थे, 3.5 साल तक हुकूमत तो उनकी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। आजकल मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम है, इमरान खान किस तरह बेख्तियार थे और क्या वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ बाइख्तियार हैं, या हमें मियां शहबाज शरीफ जब आप लोगों की हुकूमत खत्म होगी तब भी हमें भी यही सुनने को मिलेगा कि मैं भी बाइख्तियार वजीर आजम नहीं था? मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे वो कहते थे मैं बाइख्तियार हूं, पावरफुल हूं, मैं 1 मिनट में डीजी को भी हटा सकता हूं, इसको भी नौकरी से निकाल दूंगा, उसको भी नौकरी से निकाल दूंगा। उस वक्त तो वो कहते थे कि क्या मजाल है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं जिसको चाहूं सीधा कर दूं। आज वो कहते हैं मैं बेख्तियार हूं। तो ये आप झूठ बोलते हैं, लोगों के साथ गिला, आप धोखेबाजी करते हैं। और हम ये समझते हैं कि जहां पर कहीं कोई मुश्किलात आती है, हम सबसे पहले उन सारे इख्तियारात वालों को कहते हैं कि आप अपने इख्तियारात अपने हल्क के मुताबिक अदा करें। सर वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आखिरी बात, बस आखिरी सवाल निहाल हाशमी साहब, जो बात आजम सुवाती ने कही है वही बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन ने भी की है ना, तो वो तो गिरफ्तार नहीं है। क्या इसकी वजह यह है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इस वजह से उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? फाइनल कॉमेंट आपका। नहीं, ये देखिए, ये इख्तियार सिर्फ उनके पास है जो लोग समझते हैं कौन सा बयान, कौन सा स्टेटमेंट जो है मुल्की कवानीन के खिलाफ है। ये मेरा डोमेन नहीं है, ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का डोमेन है, ये पुलिस का डोमेन है, ये FIA का डोमेन है। वो इसको किस तरह से देखते हैं, हम सियासी लोग हैं, इख्तियार नहीं है। आपका पॉइंट आ गया और इसी पॉइंट के ऊपर आपसे बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए PTI रहनुमा अनलीब अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक दरख्वास्त दायर कर दी है। क्या होगा इस दरख्वास्त का, और इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रहे हैं अब तक? प्रोग्राम में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर अमरीका पहुँच चुके हैं। सालाना इजलास के मौके पर वज़ीर ख़जाना आलमी मालियाती फ़ंड और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में IMF हुकाम से कर्ज प्रोग्राम के तहत शराइत में नरमी पर भी गुफ्तगू मुतवक्के है। IMF हुकाम से मुलाकात में मुआशी सूरत हाल और कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी ख़जाना भी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। इस मौके पर इसहाक़ डार आलमी और मालियाती इदारों को सैलाब नुकसानात से आगाह करेंगे, जबकि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दरकार माली ज़रूरियात पर भी बातचीत का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की दौरा अमरीका के दौरान आलमी रेटिंग एजेंसी मॉडीज़ के हुकाम से भी मुलाकात मुतवक्का है। वाज़ेह रहे कि IMF की जानिब से गुज़िश्ता माह ही पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट जारी की गई है। IMF की रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर और रुपए की कदर में नुमाया कमी वाक़ हुई है। ज़र मुबादला के ज़खायर, प्राइमरी बजट खसारे समेत 5 अहदाफ पूरे नहीं किए गए हैं। इसके अलावा 7 बुनियादी ढांचा अहदाफ पर भी अमल नहीं किया गया है। जबकि दूसरी तरफ स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मरकज़ी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 30 करोड़ से ज़ायद की कमी भी वाक़ हुई है। उधर डॉलर की कदर में कमी और रुपए के मुस्तहकम होने का सिलसिला भी अब रुक चुका है। लेकिन हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए एक खुशखबरी ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स ने मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में ज़रूर कमी कर दी है। दालें 30 रुपये, तेल 16 रुपये और घी 31 रुपये फ़ी किलो तक सस्ता हुआ है। क्या ये इशारे इस बात का सबूत हैं, ये साबित कर रहे हैं कि मुल्क के मुआशी मामलात बेहतरी की तरफ गामजन हैं? क्योंकि इससे कबल हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी की थी। इस पर मजीद बात करते हैं मुआशी तजियाकार खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, डार साहब अब गए हुए हैं अभी अमरीका, डॉलर 217 पर आ गया है, तेल और घी की कीमतों में कमी हो गई है। क्या ये कहना अब दुरुस्त होगा कि इसहाक़ डार के आने से मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो अगर अमेरिका के विजिट के तनाजुल में देखें तो वो ये है कि IMF का जो प्रोग्राम है उसकी कंटिन्यूटी पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसमें सबसे ज़्यादा अहम ये चीज़ है कि एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो IMF ने बनाया हुआ है, जो कि प्री फ्लड्स का है। अब फ्लड्स चूँकि हमारी इम्पैक्ट कर चुके हैं इकोनॉमी को और काफ़ी इम्पैक्ट कर चुके हैं, सो एक नया मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनना है। इस मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ने डिफाइन करना है कि हमारी ग्रोथ क्या होगी, हमारे टारगेट्स दोबारा क्या होंगे। सो सबसे अहमियत की बात तो ये है।
और इसी में फिर 25 अक्टूबर को IMF पाकिस्तान आएगी या कहीं और मुलाकात होगी और फिर जो नवा रिव्यू है वो आगे चलेगा। सो ये तो अमेरिका के दौरे के हैसियत से मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इस वक्त मल्टीलैटरल्स के फ्लोज पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है आगे चलने के लिए। हमारे इस वक्त FX रिजर्व जो है, मैं आज शाम ही रिपोर्ट देख रहा था, वो 7.6 बिलियन डॉलर्स पे आ गए हैं। ये कतई तौर पे एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। सो हमें इसको बिल्ड करना है यहाँ से। दूसरी तरफ ऑब्वियसली आपने ये देखा कि रुपए की जो डिसऑर्डरली मूवमेंट हो रही थी वो थोड़ी खत्म हो गई है और अब हम एक ऑर्डरली मूवमेंट की तरफ चल पड़े हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जो जो सेंटिमेंट था जिसमें बहुत वीकनेस आ रही थी, ये जो है उसका जो 240 तक आपने रुपया देखा वो सेंटिमेंट की वजह से और एक स्पेकुलेशन की वजह से और ऑफ कोर्स इस वजह से भी कि एक फ्लड्स की हिट जो है हमारी इंपोर्ट्स को एक प्रेशर डाल रही थी। पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसमें इंपोर्ट्स को भी कर्व किया गया और ये स्पेकुलेशन खत्म हो गया। अब आगे चल के इट इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स से मेरा वही मतलब है कि कैसे मल्टीलैटरल्स हमें पैसे देते हैं, हमारे रिजर्व यहाँ से यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि आवाम को कोई जल्द अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है? साखदार आवाम को मुकम्मल रिलीफ फराहम करने में कामयाब हो पाएंगे? और अगर हो पाएंगे तो खाकान साहब कब तक ये वक्त आएगा, पाकिस्तानी कौम कब तक देखेगी और कब तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा इसका? देखें, अच्छी खबर तो सबसे बढ़ के ये है कि ये जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये बिल्ड होते रहें। हमें मल्टीलैटरल से, हमें बायलैटरल पार्टनर्स से, हम नवंबर में कॉप में जब जाएंगे तब हम फ्लड से जो हमें डैमेज हुआ है, हमारी रिकंस्ट्रक्शन, हमारी रिलीफ के जो पैसे हैं वो कुछ ऐसे हमें मिल जाएं कि जो हमने ग्रॉस फाइनेंसिंग इस साल की करनी है वो पूरी हो जाए, ताकि एक जो सोर्ड है ऑफ डिसऑर्डरली मूवमेंट्स ऑफ मार्केट्स ये ख़त्म हो जाए। दूसरा ये है कि इससे ये होगा कि जैसे ही रुपए की कदर थोड़ी मुस्तहकम होती है और थोड़ी सी इंटरनेशनल कीमतें भी कम हुई हैं, एक प्राइस इफेक्ट भी आएगा और आप ये देखेंगे कि जो आम ज़रूरी अशिया हैं मुल्क में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, आपने पेट्रोल में देखा, इसी तरह बिजली जिसमें एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बहुत चार्ज हो रही थी वो कम हो जाएगा। इसी तरह आप ये देखेंगे कि थोड़ी सी अगर सप्लाई बेहतर होती है, हम अपने पैसे खर्च कर सकते हैं, हम अनियंस, पोटैटोज, टमेटोज ये हम फराहम कर सकते हैं, तो एक थोड़ा सा इन्फ्लेशन की प्रॉबली पीक पे हैं हम और इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स ये पीक जो है गुजर जाएगी और इन्फ्लेशन टेपर हो जाएगी। चले, इन्फ्लेशन कम हो सकती है लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन मुझे ये बताएं खाका नजीब साहब कि इस सारी सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि सियासी तौर पर अगर हम मुस्तहकम हों तो फिर मुआशी तौर पर मुस्तहकम होंगे। अगर तो इमरान खान साहब कोई धरने का ऐलान कर देते हैं, कोई मूवमेंट का ऐलान कर देते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें दोबारा से वैसे ही हो जाएंगी? इससे फ़र्क पड़ेगा या इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? महंगाई दोबारा से बढ़ जाएगी, डॉलर फिर ऊपर चला जाएगा, मुआशी तौर पर हमें क्या नुकसान होगा उसका, या अभी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ऑफ कोर्स जो सर्टेनिटी का एलिमेंट है वही मार्केट्स को ड्राइव कर रहा होता है। सर्टेनिटी से मेरा मतलब यह है कि हमें अगर ये सर्टेनिटी हो कि मुल्क में अगर जनरल इलेक्शंस कब होने हैं, हमारी रिजर्व्स किस तरह बिल्ड होने हैं, हमारे फ्लोज ऑफ फंड्स क्या होने हैं, हमारा तिजारती खसारा कहाँ पे खड़ा है, हम करंट अकाउंट को क्या कम कर पाए हैं, क्या हम अपनी एक्सपोर्ट्स को 36 अरब डॉलर पे रख पाएंगे, ये सब वो अवामिल हैं जो कि सर्टेनिटी को डिटर्मिन करेंगे। सो कोई भी हुकूमत, जैसे कि इस वक्त एक PDM की हुकूमत है, उसे सर्टेनिटी इंश्योर करते चले जाना है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल डिफिकल्टी एक चीज है, बट पॉलिटिकल सर्टेनिटी आई थिंक इज मोर। इस वक्त हमें अगर चार्टर ऑफ सर्टेनिटी की जरूरत है, उससे मेरा मतलब यह है कि हम तय कर सकें कि हमारे अहदाफ FY23 के क्या होंगे, बिकॉज अगस्त में तो इन एनी केस नेक्स्ट ईयर हमने अगर पूरी टर्म कंप्लीट होती है तो इलेक्शन, सो हम FY23 को सिक्योर करें कि हमारे अहदाफ क्या होंगे, हमारी सर्टेनिटीज क्या होंगी, हमारा बजटरी खसारा क्या होगा, हमारे फंड फ्लोज क्या होंगे। और मैं बारहा कह रहा हूं कि पाकिस्तान को IMF एज एन एंकर को साथ रखना है। श्रीलंका ने नहीं रखा तो आपने देखा कि वहां पे क्या डिफिकल्टीज आई। ठीक है जी, फवाद चौधरी साहब ने भी आज कहा है कि हमें फैसला करना है कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना है या फिर हमें श्रीलंका जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। ये तो खैर उनकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं आपसे ज़रा कर्ज़ों से मुताल्लिक़ पूछना चाह रहा था, थोड़ा सा कर्ज़ों के ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। पहले मुशर्रफ साहब के दौर में हमने देखा कि 36,000 रुपये पर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा था,
नून लीग के दौर में 1,40,000 था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 80,000 था, खान साहब के दौर में जब खान साहब गए तो 2,40,000 रुपये पर पर्सन के ऊपर कर्जा था। इस वक्त आप हतमी तौर पर हमें बताएं कि मौजूदा वक्त में मुल्क पर कर्जा है कितना, किसने कितना कर्जा लिया और अब ये उतारा कैसे जाएगा? ज़रा आसान अल्फाज में बता दें कि एक आम पाकिस्तानी, एक आम आदमी कितना मखरूज है आज। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं बार बार कहता हूँ कि कंसिडरिंग जैसे आपने पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर का जिक्र किया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि FY23 यानी कि जून 23 तक हमने अपना जो कर्जा वापस करना है वो 21 अरब डॉलर का है। हमारा जो खसारा होगा, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, अब तो आई थिंक के कौम को बहुत अच्छी तरह ये फिगर जो है वो पता चल गया है, क्योंकि जब 18 में हमने 19.5 अरब डॉलर किया, हमने 22 में 17.5 अरब डॉलर किया, अब फ्लड्स के बाद ऐसा लग रहा है कि ये 12-13 अरब डॉलर के करीब चला जाएगा। सो हमने जो कर्ज वापस करना है 21 अरब डॉलर प्लस हमें 12 अरब डॉलर की इसमें जरूरत है, हमें 34 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं अगर हमने FY23 अनस्केथ्ड से मतलब यह है कि विदाउट डिफिकल्टी और विदाउट डिसऑर्डरली मूवमेंट्स ऑफ हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, हमारी इंटरनेशनल बॉन्ड जो इस वक्त चल रहा है वो मार्केट, ये अगर हमने गुजारना है और हमने प्राइस स्टेबिलिटी भी रखनी है, तो हमने ये इंश्योर करना है कि ये फिगर जो है 34 अरब डॉलर मिनिमम, और इससे ज्यादा भी, वो इसलिए ज्यादा भी कि हम अपने रिजर्व्स को यहां से बिल्ड कर सकें। तो क्या ये 34 अरब डॉलर हम इस अहदाफ के ऊपर पूरा उतर पाएंगे पाकिस्तानी मईशत को देखकर, आपको लगता है? ये एक कलीदी सवाल है इस वक्त। इसके लिए हमें अपने बायलैटरल पार्टनर्स की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ेगी कि वो हमारे रोल ओवर्स करें। हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमारी 4 फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया और चाइना, जिन्होंने डिपॉजिट रखा हुआ है, वो रोल ओवर करें। हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें तेल मिलता रहे डिफर्ड पेमेंट पे, LNG मिलती रहे, जो 4 अरब डॉलर वो इन्वेस्टमेंट में कह रहे हैं वो आता रहे, हमारे कमर्शियल लोन्स रोल ओवर होते रहें, और सबसे बढ़ के हमें मल्टीलैटरल फ्लोज प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम फाइनेंसिंग के आएँ और IMF एज एन एंकर रहे और उनके पैसे भी आते रहें। तब हम कहीं करीब जाएंगे ताकि हम जाकर ये 34-35 अरब डॉलर जो हमें चाहिए वो कर सकें। अच्छा, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है खाका नजीब साहब के तेल की कीमतें भी अब उसमें इजाफा होगा। ज़ाहिर है ओपेक ने भी अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कम किया है, अमरीका ने इसके ऊपर एहतजाज भी किया है, अमरीका की जानिब से सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं सऊदी अरब के लिए। लेकिन ये बताइएगा कि तेल की कीमतें अगर मुस्तहकम नहीं रहती, तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो क्या उसके भी पाकिस्तानी मईशत पर असरात मुरतब होंगे? क्या मुस्तकबिल में पेट्रोल महंगा हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। तेल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो हमें उसको पास ऑन करना है। पास ऑन इसलिए करना है कि ये जो 34 अरब डॉलर हैं, इसमें याद रखिए कि एक बहुत बड़ा आंसर, ये जो फिगर बनता है करंट अकाउंट का 24 अरब डॉलर लास्ट ईयर, ये आई थिंक सबको ये फिगर जो है ये याद कर लेना चाहिए। 24 अरब डॉलर की पेट्रोलियम और एनर्जी की इंपोर्ट हुई थी लास्ट ईयर। मैं जिस कंट्री को भी एडवाइस करता हूं, मैं यही कह रहा हूं, कॉन्जर्वेशन इज योर एनर्जी स्ट्रैटेजी एंड एनर्जी स्ट्रैटेजी इज योर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टुडे। और आप ये देखें कि आईफल टावर ने अपनी बत्ती जो है उसको गुल कर दिया है, इसलिए कि ऑप्टिक्स दिखाई दे कि लोगों ने अपने घर में कंजर्व करना है। जर्मनी भी यही कर रहा है, स्पेन भी यही कर रहा है, इटली भी यही कर रहा है। कंजर्व कीजिए। अगर इस 24 डॉलर में से हम कुछ शेव ऑफ कर सकते हैं, यानी कि 3, 4, 5 अरब डॉलर बचा सकते हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। और ये जिम्मेदारी हुकूमत की तो है ही है कि कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी दें, पर ये हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो ये काम कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खाका नजीब साहब। लॉन्ग टर्म प्लान होगी मईशत की बेहतरी के लिए, अगर हम चाहते हैं कि पास ऑन हो और जो इंटरनेशनली अगर कीमतें बढ़ती भी हैं तो पाकिस्तानियों के ऊपर उसका ज़्यादा असर ना पड़े, तो इसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। खाका नजीब साहब का ये कहना है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए PTI रहनुमा अनलीब अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की 62(1)(f) के तहत नाअहली की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त PTI रहनुमा अनलीब अब्बास ने एडवोकेट असद मंजूर बट के जरिए दायर किया। दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ दौरों के दौरान इश्तिहारी सज़ायाफ्ता मुल्ज़िमान से मुलाकातें कर रहे हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क दौरों में हुसैन नवाज़, सलमान शहबाज, इसहाक डार से मुलाकातें की। दरख्वास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने 10 साल कैद, 80 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना रखी है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अपने हलफ और आइन की खिलाफ वर्जी की। दूसरी तरफ रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा है कि आर्मी चीफ जो भी लगे
कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें लगाने वालों से प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हुकूमत आज इलेक्शन का ऐलान कर दे तो इस्तीफ़े वापस हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए स्पेस देना होगी। अभी सर्वे आया है कि पूरा पाकिस्तान इलेक्शन चाह रहा है। क्या लोग इन अदालती फैसलों को सही समझते हैं जिसके तहत हाल ही में ही लोग बरी हुए हैं? ये सब कुछ NRO 2022 के तहत हो रहा है। एक तरफ PTI का कहना है कि अवाम इंतखाबात चाह रही है, अवाम उनके साथ है। अगर अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाता है तो उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, उन्हें बरसरे इख्तिदार आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान ने ताहाल इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। कप्तान रोज़ाना की बुनियाद पर जलसों तकरीबात में हलफ लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही एहतजाज की कॉल देने की बात आती है या तारीख बताने की बात होती है तो इमरान खान इंतज़ार की कॉल दे देते हैं। आखिर इमरान खान को किस बात का इंतज़ार है? क्या इमरान खान को लगता है कि उनकी कॉल पर आवाम बाहर नहीं निकलेगी? क्या उन्हें यह लगता है कि उनका सपोर्टर सिर्फ जलसे में आने के लिए तैयार है, धरने और एहतजाज के लिए नहीं? उसके पास वक्त ही नहीं है, या किसी जगह अभी भी बात चल रही है और कप्तान को इंतज़ार है कि जब तक इस बातचीत का कोई हल नहीं निकल आता तब तक एहतजाज की बातें करके प्रेशर बनाया जाए। इसी पर मजीद बात करते हैं सीनियर तज़कियाकार जनाब साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब वक्त देने के लिए। सर, PTI वाले एक तरफ मुज़ाकरात की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ इदारों पर तनकीद और अपनी शराइत मनवाने के लिए हर हद पार करने की धमकी भी दे रहे हैं। क्या ऐसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये रवैया है मुज़ाकरात वाला? पहली बात तो ये है कि क्या इन्हें मालूम नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे? क्या इनको 1997 में इलेक्शन हुए और उसके बाद 2002 में हुए 5 साल के बाद, फिर उसके बाद इलेक्शन जो 2002 से फिर 2007 में होने थे, 8 में हुए बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, फिर उसके बाद जो है वो 2008 के बाद 2013 में हुए, फिर 2013 से 2018 में हुए, अब 2023 में इलेक्शन ड्यू हैं। ये किस बात की तारीख मांग रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अभी ये इनका कहना क्या है? और अगर वापस आना है असम्बली में इलेक्शन की तारीख लेकर तो इलेक्शन की तारीख हम बता देते हैं कि अगस्त में जो है वो इलेक्शन की तारीख बनती है, आप उसके लिए तैयारी करें। ये क्या मतलब कोई जो कन्वेंशन बन गया है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे? क्या इस कन्वेंशन को तोड़कर इनके लिए खसूसी दरवाजे निकाले जाएँ, खसूसी खिड़कियाँ तोड़ी जाएँ और खसूसी रोशनदान बनाए जाएँ कि जनाब अब आप आइए और आपको मुद्दत से पहले जो है हम इलेक्शन करा देते हैं ताकि आप अपने बरसरे इख्तियार हैं? ऐसी सूरत हाल नहीं है। बात यह है कि अब इनका बयानिया अपने जलसों की हद तक रह गया है। अच्छा। और उसमें भी जो कुछ दिखाया जाता है वो ट्रिक है, क्योंकि ये चैनलों को तो आने देते, अपने कैमरे होते हैं जिस पर ये सब कुछ दिखा रहे होते हैं। ये वो सूरत हाल नहीं है। और इनके जो मुशीर हैं वो बड़े घात किस्म के मंझे हुए सहूलतकार हैं जो इनके साथ चलते रहे हैं। ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात की खराबी है, इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा उनसर अब भी इनके साथ है। और जो मादी में रहे हैं बड़े लोग तो वो अब भी उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके जलसों में उनकी फैमिलीज, उनके लोग आते हैं और वो इनका वो जो है इनका शो बढ़ाते रहते हैं। तो फिर क्या नज़ीर लगारी साहब, नून लीग वाले जो ये कहते हैं, जो तासुर ये देने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब अब भी लाडले हैं, तो क्या वो इसी वजह से है? जी मैं बिल्कुल समझता हूँ। आपने देखते हैं क्या ऐसा पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ हुआ है, किसी आम आदमी के साथ? हमने देखा है कि 5000 रुपए जिसने कर्जा लिया था उसको खुदकुशी करनी पड़ी, और जिनकी जो बकरी चोरी के इल्जाम है वो 3-3 साल तक जेल में पड़ा रहता है, उसकी पेशी नहीं लगती। और इनको जो है वो 20-20 मुकदमात में एक दिन के अंदर जो है जमानतें मिल जाती हैं और इनका कोई भी, यानी जहाँ ये डिस्क्वालीफाई बनते हैं उस पर उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। आपने जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने एक एक चीज जाहिर कर दी है, सामने आ गई, जिसको ये डिसोन भी नहीं कर सकते। सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो सारी के सारी सबूत दिए हैं उन्होंने और इनके गैर मुल्की फंडिंग के सारे हिसाबात दिए। क्या इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं बनती है? कंसील फैक्ट ये है कि इमरान खान हमेशा असासे जमा कराते हैं, तोशेखाने से तोशेखाना की चीजें बेच कर जो इनके असासे बढ़े उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। पिछले साल के गोशवारे दाखिल हुए उससे नज़ीर लगारी साहब, इस सारी सूरत हाल में बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुल्क में इंतशार चाहते हैं? जिस तरह के बयानात PTI रहनुमाओं की तरफ से आ रहे हैं, अगर ऐसी सूरत हाल में कोई खून खराबा हो जाता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? नहीं, ये किसी जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं होंगे। सिर्फ इनके लिए एक जिम्मेदारी, होमवर्क इनको ये जो मिला हुआ है वो एक है, वो ये है कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ना हो, पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम ना हो। इनके अपने दौर में भी नहीं था।
अब ये जो है अजीब व गरीब मंतक लेकर आए हैं, ये हकीकी आज़ादी चाहते हैं। और उससे पहले ये ऑन रिकॉर्ड थे कि जनाब हमें अगर इस तरह का इक़्तिदार मिला जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मैं हूँ और अख्तियार किसी और के पास होगा तो नहीं रहूँगा। अब ये कहते हैं कि बंदूक हमारे कंधे पर थे, कंधे हमारे थे, बंदूक को और चला रहा था, वज़ीर-ए-आज़म मैं था, अख्तियार किसी और के पास थे। तो भाई ये तो पहले तुम इनकार कर चुके थे, अब तुम फिर कौन सी बुनियाद पर कह रहे हो कि मैं आज़ादी ले लूँगा? हकीकी आज़ादी आपको कहाँ से मिलेगी? क्या ये व्लादिमीर लेनिन है? हाँ। क्या ये माओ ज़ेडुंग हैं? क्या ये इनकलाब फ्रांस के लीडर हैं? क्या ये इनकलाब अमेरिका के बानी हैं, जॉर्ज वाशिंगटन हैं? और भाई इनकी औकात क्या है? नहीं, वो तो ये कहते हैं ना कि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। इमरान खान साहब इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाता है। नज़ीर लगारी साहब, थोड़ी सी मैं आपसे ये सूबे के हवाले से बात करता हूँ। इमरान खान साहब के जहाँ पर उनकी हुकूमत है, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा डिफ़ॉल्ट के करीब है। मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। असातिज़ा वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, शिद्दत पसंद वहाँ पर दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं, आपने देखा। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि अगर इस्लामाबाद पर इमरान खान साहब चढ़ाई करने के लिए आते हैं, लॉन्ग मार्च का इरादा रखने के लिए आते हैं, तो वो फिर किस इनकलाब की बात कर रहे हैं? कौन सा इनकलाब लेकर आना चाह रहे हैं? पहले अपने सूबों को तो सही कर लें, जहाँ पर उनकी हुकूमत है वहाँ पर बैड गवर्नेंस के सारे मुजाहरे हो रहे हैं। उस चीज़ को सही नहीं करना, लेकिन इनकलाब की बात करनी है, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या मकासद हैं उनके? आपने 3 दिन पहले सवात की गलियों में हजूम देखे? सवात में जितने बड़े लोग जमा हुए, आपने कभी इनके जलसों में इस तरह के लोग देखे? इतना डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड, और वो लोग जो जिस तरह से लग रहा था कि वो लोग एक शदीद किस्म के गुस्से और नाराजगी के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ, अफरा तफरी के खिलाफ और इनकी हक धर्मी के खिलाफ जिस तरह से वो मुजाहरा कर रहे थे, ये पाकिस्तान का मूड है, एक सवात नहीं। ये चलें इस तरफ को, इस्लामाबाद की तरफ। अगर पेशावर की तरफ मौलाना फजलुर रहमान और दूसरी पार्टियां मिलकर पेशावर की तरफ इनके तख्तगाह की तरफ मार्च करते हैं और वहाँ चले जाते हैं कि निकलो बाहर, तुमने मुल्क को जो है लूट कर खा लिया है और तुमने सूबे को कंगाल कर दिया है, लोगों को तनख्वाहें देने के लिए नहीं है, इसके जलसों के लिए तुम इनके जुलूसों के लिए और इनके सारे प्रोग्रामों के लिए हेलीकॉप्टर चलाने के लिए ये सारे खर्चे कर रहे हो। तो लोग अगर निकल कर वहाँ पहुँचे तो क्या होगा? अगर लोग रख करते हैं पंजाब का परवेज इलाही के तख्तगाह की तरफ, तख्त लाहौर की तरफ अगर लोग रुख करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बारे में नहीं सोचते। बस फाइनली मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देखकर इसके बाद एहतजाज की तारीख का ऐलान करेंगे? सर, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मैं आपको बताता हूँ, जो इलेक्शन अप्रैल में हुए थे वो मुस्लिम लीग नून ने या PDM ने हारे नहीं थे, उनके अपने उम्मीदवारों ने, PDM के और मुस्लिम लीग के अपने ओहदेदारों ने, कारकुनों ने शिकस्त दी थी उन लोगों को जिन्होंने जो इनके लोग थे और इनको टिकट दिए थे उन्होंने। ठीक है, आपका ख्याल ये है नज़ीर लगारी साहब के अर्ली इलेक्शन इस वक्त मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आना चाहिए और अपनी जो सियासत में आना चाहिए और अपना रोल अदा करना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।